हेलो एवरीवन। बेटा आज सेवन्थ क्लास की साइंस का है लेक्चर। आपको ये क्लियर होगा। इसके पहले भी आपको मैं एक फर्स्ट क्लास आपकी हो चुकी है, ये सेकंड है। सेकंड आपका ये क्लास जो लेक्चर का है उसका लेसन यही है, पादपों में पोषण। लेसन आपका 1 चल रहा है और लेसन 1 के अंदर मैंने आपको एक 2-3 टॉपिक का अपना डिस्कशन भी हो चुका था। उसको मैंने आपको बोला था कि नोटबुक के अंदर लिख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया क्या था वो एक बार रिपीट करती हूँ। मैंने ये बताया था कि पादपों में पोषण का मतलब होता है कि जैसे हम खाना खाते हैं अपने शरीर में ऊर्जा लाने के लिए, शरीर का विकास हो चुके, शरीर हमारा वृद्धि कर सके, उसी तरह से पादपों में पोषण का तात्पर्य होता है कि पादप भी अपना पोषण लेता है और वो अपनी वृद्धि या विकास करता है। अगर वो बढ़े या अपनी उसकी वृद्धि रुक जाए तो वो पादप विकसित नहीं हो पाएगा, और उसकी वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए ये जरूरी है कि वो पोषण करे। तो पादपों में पोषण में इस पाठ के अंदर आपको बताया ही गया है कि वो पोषण उसका किस प्रकार होता है, क्या स्रोत है, किस तरह से पादप अपना पोषण की विधि को पूरा करते हैं। उनके कई तरीके भी हो सकते हैं, उनके प्रकारों के आधार पर पादप के कई प्रकार भी होते हैं। मैंने आपको चर्चा ये भी कर चुकी अपनी लास्ट क्लास के अंदर कि पादप के प्रकार क्या क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, छोटे आकार के भी होते हैं, मध्यम आकार के भी होते हैं, बड़े आकार के भी होते हैं, जिनको मैंने विभाजित करके भी लिखवाया था, आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि पादपों में पोषण के अगर देखा जाए, सिर्फ पोषण की विधि देखी जाए तो पोषण की विधि भी 2 तरह से आपके सामने आती है। 2 तरह से पोषण का प्रकार बताया गया है, एक है स्वपोषी और दूसरा परपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है बेटा कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी, तो उसमें आपके पेड़ पौधे आते हैं। परपोषी जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, अपने पोषण की विधि वो किसी अन्य पर निर्भर रहकर पूरा करते हैं। इसके अंतर्गत जंतु आते हैं। वैसे कुछ पादप भी हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, यानी पादप भी उसके अंतर्गत आ सकते हैं, क्योंकि वो कई पादप ऐसे हैं जो अपना खाना नहीं बनाते, जो दूसरों पादप के सहारे से उन पोषण विधि को पूरा करते हैं। ऐसे आपको कई सारे उदाहरण मिलेंगे। तो पोषण विधि के अंतर्गत मेन आपको ये जानना है बेटा कि स्वपोषी विधि के अंतर्गत एक आपकी महत्वपूर्ण विधि आती है जो पादप जगत के लिए महत्वपूर्ण है, वो है प्रकाश संश्लेषण विधि। पौधे अपना खाना इसी प्रक्रम के द्वारा बनाते हैं, इसी प्रक्रम के द्वारा उनकी पोषण विधि पूरी होती है। ये प्रकाश संश्लेषण विधि क्या है, इसका भी मैंने आपको नोट्स में आपको यहाँ पर डिक्टेट भी किया था और एज ए नोट्स मेंशन भी किया था। आपको बोला भी था बेटा कि नोट कर लेना। प्रकाश संश्लेषण विधि को एक बार फिर से मैं दोहराती हूँ, ये विधि क्या है। इस विधि के अंतर्गत आपको ये जानना है कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो इस तरह की जो उपस्थिति आपको दिखानी है, जो दर्शानी है, वो समीकरण द्वारा भी दर्शाया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको प्रकाश संश्लेषण की विधि को बताया जाता है कि ये प्रक्रम आखिर है क्या। एक साधारण वाक्य में बोले तो प्रकाश संश्लेषण विधि पौधे का एक खाना बनाने का प्रक्रम है, भोजन बनाने का प्रक्रम है। इस प्रक्रम में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर अपना भोजन निर्माण करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति के अंतर्गत वो अपना भोजन तैयार करते हैं। जब वो कार्बन डाई, अब बोर्ड पर आप देखें, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वो जल लेते हैं तो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो देखिए उनका खाना जो बनता है वो ये है, कार्बोहाइड्रेट, और साथ में ऑक्सीजन मुक्त होती है। बोर्ड पर आपको बच्चों क्लियर दिख रहा होगा, प्लीज़ इसे कॉपी में नोट करेंगे आज के। और जितनी जो भी बातें मैं बोल रही हूँ उसमें से भी अगर आपको पॉइंट लगता है, समझ में आ रहा है कि कोई इम्पॉर्टेंट बात है, तो वो भी प्लीज़ नोट करें। यही आपके इसका हर दिन की क्लास का यही आपका निष्कर्ष होता है कि हाँ भाई मैम ने क्लास के अंदर क्या बताया, कौन से क्वेश्चंस के अंदर कितनी तरह की आपके यानी
उसके आंसर्स के वे आए, कैसे आंसर्स को एक्सप्रेस किया, क्या आपने उसको क्लैरिफाई करने के लिए, व्याख्या करने के लिए कोई किसी अन्य टॉपिक का भी सहारा लिया। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखकर उसको कॉपी के अंदर नोट भी करें। बुक के अलावा भी अगर आपको कुछ अच्छा मैटर सुनने में आ गया तो उसे आप तुरंत नोट करें। देखिए, जैसे मैंने आज के जो आपका क्लास है उसके अंदर मैंने ये लिखा, प्रकाश संश्लेषण विधि का समीकरण। प्रकाश संश्लेषण विधि का समीकरण अगर देखा जाए तो बेटा आपके लिए अभी ये इस तरीके से वर्डिंग में है, शब्दों में है हिंदी के। वैसे तो इसको हम प्रतीकों में लिखते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्रतीक अगर आएगा तो CO2, जल के लिए आएगा तो H2O, वो भी लिखेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आप 7th क्लास स्टैंडर्ड है तो आपको वो भी जानना ज़रूरी है। तो एक बार आपको प्रतीक, अभी तो प्रतीक नहीं लिखा मैंने क्योंकि अभी आपके शब्द में लिखा गया है, तो मैं शब्दों से इसको बता रही हूँ समीकरण को। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ये ले रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि के अंतर्गत वो जो ले रहे हैं और जो बन रहा है उसको हम समीकरण के द्वारा इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। समीकरण को कैसे प्रदर्शित करेंगे बेटा, ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आपके प्रकाश संश्लेषण विधि के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये दोनों की तो उपस्थिति महत्वपूर्ण है। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल कहाँ से ले रहे हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बता दूं मैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम अपने सांस लेने की प्रक्रिया होती है, हमारी श्वसन प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे उसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अपने भोजन बनाने में करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। यही ऑक्सीजन हम लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरह से हम और पौधे, यानी मनुष्य और पौधे एक दूसरे पर निर्भर हैं। उनका पोषण, हमारा श्वसन, दोनों एक दूसरे के ही द्वारा चलता रहता है निरंतर। अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो आप सोचें आपकी श्वसन प्रक्रिया पर कितना प्रभाव पड़ेगा। आप क्या जीवित रह पाएंगे अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? तो इस तरह से आप ये भी बेटा बता सकते हैं कि आप किस तरह से पौधों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। अगर पौधे अपनी पोषण विधि नहीं करें तो वो ऑक्सीजन मुक्त नहीं करेंगे। ऑक्सीजन मुक्त नहीं करेंगे तो हमारे लिए वातावरण और इनके द्वारा जो मुक्त हुई ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो आप जानते ही हैं जीवधारियों का जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से मनुष्य पूरी तरह से पौधों पर निर्भर है। पौधे भी हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से तो वो ले रहे हैं, बाकी हम भी उनकी कहीं ना कहीं मदद करते हैं। जल है, हम जो पेड़ पौधे में जल डालते हैं, इसीलिए कहते हैं पेड़ पौधे लगाओ, वृक्षारोपण करो। सरकार ने भी अभियान चलाया हुआ है इसीलिए, ताकि ये विधि आपकी, जो आपका और पेड़ पौधों का जो आपसी संबंध है, ये निरंतर जीवन भर चलता रहे और एक दूसरे का आदान प्रदान इनका आपस में ये होता रहे, ताकि दोनों ही अपना वृद्धि और विकास कर सके और निरंतर इनकी प्रक्रियाएं चालू रह सकें। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ये वातावरण से लेते हैं पौधे, जल को नीचे से लेते हैं जड़ों द्वारा। जो हम पानी डालते हैं वो जड़ इनकी पानी को सोखती हैं, जो ऊपर तक पहुंचाती हैं। ऊपर तक बेटा कहाँ? पत्ती तक। पेड़ पौधों का खाना या भोजन उनका कौन बनाता है? पत्तियाँ। ये हमेशा याद रखना, यानी उनके भोजन बनाने का काम कौन करता है बेटा? पत्तियाँ। अब देखें, सूर्य का प्रकाश, ये तो आपको पता है, सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य की रोशनी में। क्लोरोफिल कहाँ है? पत्ती आ गई, हरी पत्ती में, पौधों की हरी पत्ती में ये क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या बन गया उनका भोजन? कार्बोहाइड्रेट। क्या बना है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये गैस है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। मैं इसको आपको प्रतीक के द्वारा भी दर्शाऊंगी, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीजन को अपन क्या बोलते हैं, O2। अच्छा, इसके बाद मैंने आपके प्रकाश संश्लेषण विधि के समीकरण जो आपने लिखा उसको मैंने आपको अच्छे से समझाया। इसके बाद मैंने इसके 5 नोट पॉइंट तैयार किए हैं। ये 5 नोट पॉइंट आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं। ये प्रकाश संश्लेषण विधि का ही ये एक तरीके से फैक्टर है, कारक है, यानी प्रकाश संश्लेषण विधि के ये कारक हैं। इसमें आपको नोट के द्वारा मैंने यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बताया है। इसके अंदर बेटा 5 पॉइंट है, ताकि आप भूले नहीं
कि आखिर इस प्रक्रम से आपका इन पांचों का क्या संबंध है, इन प्रक्रम से ये 5 चीज़ें क्या बाहर आई, उस चीज़ों को समझाना है। तो वो 5 चीज़ें आपको देखनी है एक एक करके स्टेप में। देखिए, फर्स्ट है जैसे आपका क्लोरोफिल हरा वर्णक होता है जो पौधों की पत्तियों में उपस्थित होता है। कहाँ होता है बेटा? क्लोरोफिल हरा वर्णक होता है जो पौधों की पत्तियों में उपस्थित होता है, यानी पौधों की पत्तियों में उपस्थित होता है। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल हरा वर्णक जो होता है बेटा, वो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पौधों की पत्तियों के अंदर। अच्छा, इसको ये फर्स्ट पॉइंट आपको लर्न भी करना है, कॉपी के अंदर लिखना भी है। प्रकाश संश्लेषण के फैक्टर है। सेकंड आइए, पत्तियों के द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, यानी पत्तियों के द्वारा सूर्य की ऊर्जा जो होती है वो इकट्ठा की जाती है, ली जाती है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट सारे, आप इनको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको कॉपी के अंदर लिखेंगे ताकि आप भूलें नहीं। ये प्रकाश, फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्रकाश संश्लेषण विधि के ये कारक हैं, उसके द्वारा आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, उसके फैक्टर्स हैं ये, उसके लिए महत्वपूर्ण उसके घटक हैं ये, आपको इनको जानना ज़रूरी है। जैसे क्लोरोफिल के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। दूसरा है, पत्तियों के द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। सूर्य की ऊर्जा को संग्रहित करने का कार्य भी कौन करता है बेटा? पत्तियाँ। तो थर्ड पॉइंट देखिए, सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है, यानी सूर्य जो है सभी जीवों के लिए ऊर्जा का क्या है बेटा? चरम स्रोत है। यानी कि सूर्य जो है, ये तो आपको सभी को पता है, अगर सूर्य नहीं तो हम नहीं, तो सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एक चरम स्रोत है, यानी उसके बगैर हमें ऊर्जा का स्रोत मिलना आसान तो क्या, संभव ही नहीं है। यानी सूर्य सभी के लिए ऊर्जा का ये चरम स्रोत माना गया है और ये सत्य है। इसके बाद आपका है ये फोर्थ पॉइंट, देखिए, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन मुक्त होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा, ये ऑक्सीजन आपकी क्या हो रही है? मुक्त हो रही है। तो इस प्रक्रम में ऑक्सीजन मुक्त होती है जिसका हम निरंतर अपनी श्वसन प्रक्रिया के अंदर उपयोग करते रहते हैं। ये मैंने आपको शुरुआत की क्लास के अंदर बता दिया, तो ये बात आपको ध्यान रहे और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है पांचवा, ये आपका पांचवा पॉइंट, इस प्रक्रम में अंत में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। यानी इस प्रक्रम में अंत में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट जो है बेटा वो आपका किस में बदल जाता है? कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। स्टार्च एक जटिल यौगिक है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा इसके अंदर परमाणु है, तो उसके अंदर इसका कन्वर्जन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ताकि ये सुरक्षित रह सके। मंड के रूप में, इसको मंड भी कहते हैं। तो स्टार्च को आप यहाँ पर लिख सकते हैं मंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, ये इसके कारक हैं, इसके घटक हैं। तो लास्ट में आपने क्या लिखा बेटा? इस प्रक्रम में अंत में कार्बोहाइड्रेट मंड या स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं, जो पत्तियों के लिए सुरक्षित उनका भोजन है, जो पत्तियां भोजन को बनाकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। मैंने पिछली लास्ट क्लास के अंदर, ये तो आज आपकी सेकंड क्लास है, 7th स्टैंडर्ड के अंदर मेरी सेकंड क्लास है, सेकंड लेक्चर है वीडियो में। अब इसके पहले जो मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था, फर्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें लास्ट पॉइंट मैंने छोड़ा था आपका बेटा जाइलम और फ्लोएम। एक डिस्कशन है उसका, इस पार्ट के अंदर थोड़ा उसको भी लाएंगे बीच बीच में, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। जाइलम मैंने उस दिन भी आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बोला था और आज भी आपको बता रही हूँ, एक बार रिपीट कर रही हूँ। जाइलम के द्वारा जल एवं खनिज लवण का संवहन किया जाता है और पादप के द्वारा भोजन को पहुँचाया जाता है। पादप जो है, पादप का फ्लोएम वाला जो भाग है वो क्या पहुँचाता है? भोजन। तो आप एक बार से फिर से सुने, पादप के जो पोषण के सहायक भाग मैंने लिखवाए थे वो दो थे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के द्वारा जल एवं खनिज लवण को पहुंचाया जाता है पौधे के विभिन्न भागों तक, और फ्लोएम के द्वारा
फ्लोएम के द्वारा जो होता है वो भोजन का संवहन कराया जाता है पौधों के विभिन्न भागों तक। और कहाँ से? पत्तियों से। और जल को कहाँ से? जड़ से। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जाइलम जल का संवहन कहाँ से करता है? जड़ों से। फ्लोएम भोजन का संवहन कहाँ से करती है? पत्तियों से। ये सब पौधे के विभिन्न भागों तक, अंदर कोशिकाओं तक सबके पहुँचाया जाता है, ताकि पौधा अपना, उसकी विभिन्न शाखाएं, उसकी जो भी जड़ है, तना है, फूल, पत्ती जो भी है, उसमें वृद्धि और विकास हो सके, निरंतर बढ़ता रहे और पौधा वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो सके। अच्छा, अब इसके बाद मैंने आपको इसमें लास्ट में तो यानी इसमें जो आपने लिखा था ना, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च में परिवर्तन के बाद आपको 2 उदाहरण मैंने नीचे नीचे लिखे हैं बेटा, बोर्ड पर देखें आप। नागफनी और शैवाल, 2 उदाहरण लिखे हैं इसमें। तो फर्स्ट उदाहरण है आपका नागफनी और दूसरा उदाहरण है आपका शैवाल। इसमें नागफनी के अंदर बेटा आपको एग्जाम्पल मैं जरा से यहाँ पर आपको समझाती हूँ कि ये क्या है। नागफनी का पौधा आपने देखा होगा, कांटे वाला होता है, ये बहुत कांटे 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 होते हैं इसके अंदर। ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। मोटा मोटा इसका भाग ऊपर ऐसे चपटा दिखता है, यूँ करके ऐसे करके दिखता है इसका यू शेप, है ना, नागफनी का। और ऐसे कांटे कांटे होते हैं यूँ। तो ये जो आपका पौधा है ये है नागफनी, ठीक है बेटा। तो ये आपका नागफनी का जो पौधा है ये हरे रंग का, बिल्कुल हरे रंग का होता है। इसके बीच बीच में क्या होते हैं बेटा? ऐसे छोटे छोटे ऐसे करके, जैसे मैंने इसमें बनाया है, वो कांटे का रूप लेते हैं। तो ये कांटे का रूप जो होता है ना इसका, ये इस तरह से इसकी पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। और जो इसका तने वाला भाग है ना, वो हरे रंग का और फूला हुआ होता है। तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें नागफनी में। इसको नोट भी कर लेना बेटा, क्योंकि इतनी सारी बातें नोट करना आसान है, बार बार पॉसिबल मेरे लिए नहीं है कि मैं हर उदाहरण को लिखूं। तो आप प्लीज़ मेरा ये वीडियो जब भी सुनते हैं अपना लेक्चर, जो भी क्लास लेते हैं, उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट बात है अपने नोट्स कॉपी, जो भी आपकी क्लास वर्क कॉपी बनाओगे, जो बोर्ड का उतारोगे, उसके अंदर ज़रूर लिख लो, ताकि भूलो नहीं। नागफनी के बारे में एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ बेटा। ये हरे रंग का एक मांसल तनई का, मांसल क्यों बोला इसको? क्योंकि मोटा होता है। ये हरे रंग का एक पौधा है जिसका तने वाला भाग मोटा होकर फूल जाता है, और हरे रंग का जो मोटा वाला भाग है वो उसका पत्ती नहीं है, तना है, और उसकी पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसे पौधे को हम बोलते हैं नागफनी। अब इसका खाना कौन बनाएगा? इसकी पोषण विधि किससे पूरी होगी? पत्तियों से नहीं, तनों से। तो इम्पॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। मैं फिर से दोबारा रिपीट करूँगी, नागफनी का पोषण विधि उसकी पत्तियां नहीं, उसके तने वाला भाग करता है। क्यों? क्योंकि नागफनी में उसका तने वाला भाग हरे रंग का होता है, और हरे रंग का जो भाग है उसी के अंदर क्लोरोफिल होगा, और वही अब्जॉर्व कर पाएगा, अवशोषित कर पाएगा सूर्य की ऊर्जा को, और भोजन बना पाएगा। यही कारण है कि नागफनी का पौधे में हरे रंग का भाग तना है, और उसका भोजन तना बनाता है, न कि पत्तियां। पत्तियां उसकी कांटों के रूप में रूपांतरित रहती हैं केवल। दूसरा आपका मैंने उदाहरण लिखा है शैवाल। ये भी इम्पॉर्टेंट है भाग। इसमें शैवाल भी बेटा एक ऐसा यानी शैवाल एक पादप है जो आपको मैं ऐसे बताऊं, जैसे आपने देखा भी होगा शैवाल को, हरे हरे रंग का ऐसा लगता है, छोटा छोटा जैसे पानी के अंदर ये पाया जाता है। आप देखते होंगे पानी जैसे बहुत जगह पे आप बहुत दिनों तक जैसे पानी खाली ऐसे रखा रहे, छोड़ा रहे, पानी कलेक्ट रहे, वहीं पर इकट्ठा रहे, तो वहाँ पर आप देखते हो हरे रंग की काई जमा हो जाती है। हरे रंग की जो ऐसे काई बोलते हो ना, हरे रंग का ऐसे वहाँ पर लग जाता है कि हरे हरे रंग का कुछ ऐसा हो गया है, चिकना चिकना सा भी होता है। तो वो सब क्या है? वो हरे रंग की जो काई है, हरे रंग का जो वो आपकी लगती है कि यार ये क्या है, बहुत जमा सा हो गया है, वो छोटा छोटा वो पादप जो है वो है शैवाल। हरे रंग का जो दिखता है वो अपना
खुद भोजन बनाता है, इसीलिए शैवाल को अपन बोलते हैं स्वपोषी। तो एक बार फिर से बताऊं मैं, शैवाल हरे रंग का होता है, बहुत छोटे छोटे आकार के होते हैं, ये एक तरीके का पादप है और ये स्वपोषी भी है। इसका विकास निरंतर पानी के अंदर संभव है, ये पानी के अंदर रहकर अपना विकास करता है। इसको नमी चाहिए वृद्धि के लिए, निरंतर इसको विकास होने के लिए निरंतर इसको जल की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए शैवाल का विकास केवल जल में ही संभव है। शैवाल को आप जल से बाहर अगर करेंगे तो ये डैमेज हो जाएगा, मर जाएगा। तो शैवाल का निरंतर विकास केवल जल के अंदर संभव है। ये हरे रंग का है, इसलिए ये खाना अपना खुद बनाता है, अपनी पोषण विधि स्वयं पूरा करता है, इसीलिए शैवाल को स्वपोषी भी कहा गया है। तो आप इन दोनों के बारे में मैंने जो भी बोला है वो आप कॉपी के अंदर बेटा वीडियो सुन के ज़रूर लिखें, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कुछ ऐसे उदाहरण आपके आते रहते हैं, क्रियाकलाप भी आपके बहुत सारे दिए हुए हैं, इतने सारे क्रियाकलापों को आप ना करके जो भी मैं इम्पॉर्टेंट आपके क्रियाकलाप या जो भी उदाहरण बतौर समझा रही हूँ वो उदाहरण जरूर नोट करें, वो आपके इस विषय वस्तु के लिए आपकी सहायता करेंगे समझाने में। जैसे मैंने आपको नागफनी और शैवाल बोला तो एक तरीके का आपके सामने अपवाद हो गया कि नागफनी का तना खाना बना रहे हैं, शैवाल का निरंतर विकास जल का है और ये पूरा ही पूरा हरे रंग का है, इसका पूरा भाग हरा है, तो ये खुद ही स्वपोषी है, ये स्वयं अपना पोषण विधि को पूरा करता है। तो शैवाल के बारे में भी आपने जाना कि ये किस तरीके से ये अपनी पोषण विधि को ये पूरा करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के ये प्रकार के पौधे हैं इसमें। तो शैवाल का एक तरीके से आपको देखना पड़ता रहेगा शैवाल को कि शैवाल की पोषण विधि किस तरह से पूरी होती है, यानी कि शैवाल अपना पोषण विधि किस तरह से पूरा करता है। क्वेश्चन आ सकता है बेटा शैवाल को स्वपोषी क्यों कहते हैं, क्योंकि शैवाल हरे रंग का होता है, शैवाल का पूरा पार्ट ही हरा होता है, शैवाल पूरा हरा होता है, तो वो अपना खाना खुद बनाएगा, वो स्वपोषी कहलाएगा। ठीक है, तो आज की आपकी इस वीडियो के अंदर बेटा एक पार्ट आपका खत्म हुआ, नेक्स्ट पार्ट आपका प्रकाश संश्लेषण विधि के समीकरण और उसके घटक, उसका घटक को मैंने नोट से दर्शाया और फिर आपके कुछ अपवाद नागफनी और शैवाल। एंड नेक्स्ट पॉइंट में मैं कुछ आपका अलग अगला टॉपिक जो आपका होगा वो डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, बाय बेटा, बाय।